हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का 7th चैप्टर, ठीक है, जो बात करता है वुमेन के बारे में, कास्ट के बारे में और रिफॉर्म। कौन मतलब कि मेनली इस चैप्टर में जो है वो क्या हुआ है, डिफरेंस हुआ है। डिफरेंस दो जेंडर के बीच में डिफरेंस हुआ है, ठीक है, वुमेन और मैन के बीच में, ठीक है। और डिफरेंस हुआ है कास्ट में, ठीक है। कास्ट में अलग अलग जो है कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं, उनमें डिफरेंस हुआ है। और फिर कुछ रिफॉर्म आए हैं इन डिफरेंसेस के खिलाफ, कि ये डिफरेंसेस हो रहे थे सोसाइटी में जब वुमेन के साथ में ख़राब ट्रीटमेंट हो रहा था। कास्ट में जो लोअर कास्ट थी उनके साथ में अलग ट्रीटमेंट हो रहा था। तो इसके बाद में रिफॉर्म्स आते हैं, किस तरीके से आते हैं, कौन लेके आता है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे इस चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं। कि कभी आपने सोचा है कि जो पुराने ज़माने में, अगर 200 में बात करूँ कि 200 ईयर अगो, 200 साल पहले बच्चे जो हैं वो किस तरीके से रहते होंगे। आज के ज़माने में तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो हैं वो स्कूल जाती हैं, इवन बॉयज़ के साथ में पढ़ती भी हैं, ठीक है। जब बड़ी हो जाती है तो कॉलेज भी जाती हैं, यूनिवर्सिटी में जाती हैं, फिर जॉब भी करती हैं, ठीक है। अडल्ट होने पर वो लीगली मैरिज भी कर सकती हैं, ठीक है। और फिर जिसको भी वो पसंद करती है लॉ के अकॉर्डिंग उससे वो मैरिज कर सकती है, किसी भी कास्ट कम्युनिटी में मैरिज कर सकती है, ठीक है। और विडोज़ जो हैं वो भी री मैरिज कर सकती हैं आज के ज़माने में। आज के ज़माने की बात हो रही है, ठीक है। और वुमेन्स भी मैन की तरह ही वोट दे सकती हैं, इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं। ये राइट्स जो है ना वो एक्चुअली सबके लिए सबके द्वारा एंजॉय नहीं किए जाते हैं। पूरी सोसाइटी ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी पूरी कंट्री में जितनी भी वुमेन है सब एजुकेट है और सब जो है पूरी आज़ादी से जी रही हैं। लेकिन उसमें हम बात करें मोस्ट ऑफ द वुमेन जो हैं आज के ज़माने में एजुकेटेड हैं, ठीक है। उनके पास में सारे राइट्स हैं जो मेन के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। ये तो आज की सिचुएशन है। बट क्या आपने सोचा है कि 200 साल पहले ये चीज़ें कितनी बदली हुई थी, ठीक है। आज तो हमें देख रहा है कि आज़ादी है वुमेन्स को हर चीज़ में। बट पिछले ज़माने में जब हम 200 साल पहले की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करते हैं, तो ये सिचुएशन कैसी थी, ठीक है। देखो वहाँ पे बच्चों की अर्ली एज में ही क्या हो जाती, मैरिज हो जाती। हिंदू और मुस्लिम दोनों जो मेंस हुआ करते हैं ना, वो बहुत सारी वुमेन से उनकी वाइफ हो सकती थी, उनसे मैरी कर सकते थे वो। मतलब एक से ज़्यादा वुमेन से भी वो क्या कर सकते थे, मैरिज कर सकते थे। और जो वुमेन्स जो होती ना विडोज़, अब विडोज़ किसे कहते हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो उस टाइम पे अगर विडोज़ सती हो जाती, अब सती क्या है कि जब उनके पति की डेथ हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वो भी उनके साथ में फ्यूनरल में क्या हो गई, उनके साथ में बर्न हो जाएंगी, खुद को जला लेगी और उनके साथ में ही वो भी क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो उसे कहते हैं सती। तो उस समय पे अगर विडो सती हो जाती तो उसे प्रेज़ किया जाता, उसे बहुत ही अच्छा समझा जाता और ऐसी चीज़ें सोसाइटी में अप्रिशिएट की जाती थी। उस समय की बात हो रही है, ठीक है। फिर उस समय पे तो वुमेन के पास में राइट भी नहीं थे प्रॉपर्टी को लेके। आज तो हमारा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2005 का, वो कहता है कि जो गर्ल्स होंगी उनको भी अपने फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल जो है हिस्सा मिलेगा, ठीक है। उसके पास में पूरा राइट है। लेकिन उस ज़माने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उनके पास में कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं हुआ करते। बहुत सारी वुमेन जो थी ना उनके पास में एजुकेशन का एक्सेस भी नहीं था। और जो विडोज़ थी वो रीमैरिज नहीं कर सकती थी कंट्री में। मतलब एक तरीके से विमेंस अगर समझा जाता सोसाइटी में कि अगर ये एजुकेट हो गई ना, पढ़ लिख ली, तो ये क्या हो जाएगी, विडो हो जाएंगी, इनके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। ऐसा परसेप्शन था सोसाइटी में, ऐसा परसेप्शन, ठीक है। तो ये डिफरेंस आया है कि प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है और पास्ट की कैसी है, ठीक है। डिफरेंस तो समझ में आया है। बट कैसे ये चेंजेस आया सोसाइटी में, आज हम जो देख रहे हैं, आज हमारे यहाँ पे पूरी फ्रीडम है, वो फ्रीडम कैसे आई, लोगों की सोच कैसे बदली, वो भी हम देखेंगे। चलो ये तो है जेंडर का डिफरेंस हमने देखा कि फ़ीमेल के साथ में वुमेंस के साथ में कैसा बर्ताव होता था, क्या क्या उनके पास में राइट्स अवेलेबल थे, क्या नहीं थे, वो सब चीज़ें। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंस थे वो सिर्फ मैन और वुमेन के बीच में नहीं थे, बल्कि सोसाइटी में भी डिफरेंस थे बहुत सारे। जैसे कि पीपल डिवाइडेड थे कास्ट लाइन से। मतलब जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हुआ करते थे उनको अपर कास्ट का कंसिडर किया जाता। उनमें ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स ये सब होते। वैश्य जो है वो भी इन प्लेस पे आते थे,
ठीक है। फिर पीजेंट्स और आर्टिसन जो वीवर है, पोर्टर है, इनको शूद्रास कहा जाता, ठीक है। वहाँ पे लोवेस्ट रंग में ये बिलोंग करते हैं, शूद्रास जो हैं इनको कहा जाता कि ये जो है लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। पॉल्यूटिंग इन्हें कहा जाता, अनटचेबल कहा जाता। इनके साथ में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है इनके ऊपर डाली जाती, लगाई जाती, कह सकते हैं कि वो टेंपल में नहीं इंटर कर सकते हैं, वो जो अपर कास्ट के वेल्स हैं, मतलब कि जो कुएं हैं वहाँ से पानी नहीं भर सकते हैं, और जो नहा नहीं सकते हैं, पॉन्ड्स में, लेक्स में नहा नहीं सकते हैं, ठीक है। क्या कर देंगे, ये पोल्यूट कर देंगे। ऐसी वहाँ के उस समय के लोगों की सोच हुआ करती थी। तो दो लोगों से इन्होंने डिफरेंस किया है, एक विमेंस के साथ में और एक है लोअर कास्ट के लोगों के साथ में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ओवर द 19th और 20th सेंचुरी में बहुत सारे नॉर्म्स और ये जो परसेप्शन चल रहे थे ना, सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। और वो बदलाव आता कैसे है, कौन लेके आता है वो बदलाव? वर्किंग टूवर्ड्स चेंज। देखो, फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी में डिबेट तो शुरू हो गई थी, डिबेट होने लग गई थी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न जो था ना इस बदलाव का, वो था कि नए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आ गए थे। अब पेपर छपने लग गए थे, बुक्स आने लग गई, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, लीफलेट्स, पैम्फलेट्स, इनको प्रिंट करने लग गए थे, है ना। और फिर यहाँ पे इन सब चीज़ों में ये कम्युनिकेशन के जितने भी माध्यम थे ना, जैसे न्यूज़पेपर है, बुक है, जो भी फर्स्ट टाइम जब ये सब आए तो उनमें इन्हीं मुद्दों को लेके जो सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट मुद्दे हुआ करते हैं कि आप ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या वुमेंस की सिचुएशन नहीं है, उनको इन्फीरियर समझा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी डिस्कस की जाती थी इन सारे कम्युनिकेशन के माध्यम में। जैसे न्यूज़पेपर में भी सारे डिबेट लिखे जाते, छपते, बुक्स में छपते थे, मैगज़ीन में। तो फिर ये लोगों के पास में पहुंचते भी सही, लोग पढ़ते भी सही, इससे एक उनका परसेप्शन धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हुआ। और क्योंकि उस समय पे पेपर तो आसानी से अवेलेबल हो गया था, ठीक है, चीप हो गया था, प्राइस मतलब कम प्राइस का हो गया था, चीप हो गया था। और मैन्यूस्क्रिप्ट का मैंने बताया कि जो पहले हाथ से लिखे जाते थे ना, पेज पे किसी ने हाथ से लिखा, और अब वही चीज़ जो है प्रिंट होने लग गई है, ठीक है, मशीन उसको छाप रही है, तो वो ऑब्वियसली ईजी हो जाएगा लेने के लिए, ठीक है, आसानी से ख़रीदा जा सकेगा। तो लोगों के पास में इसका एक्सेस होने लगा आसानी से। और सारे सोशल इश्यूज़ जो थे, पॉलिटिकल हुआ करते, इकोनॉमिक, रिलीजियस, जितने भी इशू हुआ करते, उन सब इश्यूज़ को डिबेट किया जाता, डिस्कस किया जाता मेन के द्वारा भी, और कभी कभी तो वुमेंस भी उसमें पार्टिसिपेट करती, डिबेट्स में, डिस्कशन में। जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हुआ करते उस समय पे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजन, जो भी इश्यूज़ हुआ करते उनमें, और फिर ये डिस्कशन और डिबेट जो है ना वो लोगों तक पहुंचती, और फिर उनका जो है धीरे धीरे परसेप्शंस बदलता गया। अब कुछ रिफॉर्मर्स की बात कर लेते हैं कि ये डिबेट्स जो थी ना, ऑफन इंडियन के रिफॉर्मर्स ने ही शुरू की थी, इंडियन के रिफॉर्मर। अब पहली बात तो रिफॉर्मर कौन होता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। उनको रिफॉर्मर कहा गया है क्योंकि जिसे लगता है कि हमारी सोसाइटी में बदलाव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, ठीक है, और ये जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारी सोसाइटी में जो सही नहीं है, उसको हमें ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। जो पुराने घिसे पीटे जो रीति रिवाज चल रहे हैं अभी तक, जिसका कोई वो नहीं है, ठीक है, वो बहुत ही अनजस्ट है, तो उनको हमें ख़त्म कर देना चाहिए, और चेंज ज़रूरी है सोसाइटी में। उन्हें रिफॉर्मर कहा जाता है, जिनकी ऐसी सोच होती है उन्हें क्या कहा जाता है, रिफॉर्मर। जो बदलाव लाने की कोशिश करे सोसाइटी में, ठीक है, जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस हो उनको ख़त्म करने की बात करे, उसे रिफॉर्मर कहा जाता है। तो इसी तरीके से जो रिफॉर्मर हुआ करते थे वही इन डिबेट्स को, डिस्कशंस को जो है वो लाया करते और इनके बारे में वो बातें करते। अब इनमें से ही एक रिफॉर्मर जो है, उनकी बात हुई है यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय की, ठीक है, सभी ने सुना होगा नाम इनका। और राजा राम मोहन रॉय, इनका जो है रहा 1772 से 1833 तक, ठीक है, ये रहे। और इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जिसको इन्होंने नाम दिया ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज। और कलकत्ता में, कहाँ पे, कलकत्ता में इन्होंने बनाया ब्रह्म समाज। और यही डिफरेंस बताया गया है, मतलब रिफॉर्मर्स कौन होते हैं वो बताया गया है। अब इन्होंने क्या किया है कि दे थॉट कि जो बेस्ट तरीका हो सकता है ना किसी को बदलने का, किसी की लाइफ, किसी की सोच को बदलने का, वो
सच चेंजेस वॉज बाय परस्यूडिंग पीपल टू गिव अप ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड अडोप्ट न्यू वे ऑफ लाइफ, कि उन्हें बताया जाए कि जो आपके पुराने जो रीति रिवाज है उसका इस ज़माने में कोई यूज़ नहीं रहा है। ठीक है, पिछले ज़माने में भले ही वो चीज़ जो है और पुराने समय पे भले ही वो चीज़ आई होगी, कोई प्रैक्टिस आई होगी किसी कारण की वजह से, वो कारण ख़त्म हो गया तो फिर आपको ये जो पुरानी प्रैक्टिसेस है उन्हें भी ख़त्म कर देना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जो है उनको बहुत ही वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे, या फिर बोल सकते मोटिवेटेड थे कि उन्हें जो है वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाना है कंट्री में, हमारे इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन का नॉलेज फैलाना है और फ्रीडम लानी है और इक्वलिटी लानी है वुमेंस के लिए। ठीक है, वुमेंस के लिए इनको इक्वलिटी लानी है, फ्रीडम लानी है और वेस्टर्न एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया। किसने? राम मोहन रॉय ने। इन्होंने लिखा भी है वुमेंस के बारे में कि उनको जो है उनके ऊपर बर्डन डाला जाता, फोर्स किया जाता घर का काम करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन नहीं दी जाती उन्हें या उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता, ये सारी चीज़ें। अब विडोज़ के लाइफ में किस तरीके से बदलाव आया, तो राजा राम मोहन की कहानी हमने सुनी कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये जो है रिफॉर्मर थे, इन्होंने विमेंस की बात की, इन्होंने इक्वलिटी की बात की है, इंडिपेंडेंस की बात की है, फ्रीडम की बात की है। ठीक है, किसने? राम मोहन रॉय ने। अब राजा राम मोहन रॉय ने। अब चेंजिंग विडोज़ की लाइफ जो है वो किस तरीके से बदलती है। राम मोहन रॉय जो थे ना, वो अच्छा खासा नॉलेज था उनके पास में, संस्कृत का, पर्शियन का और कुछ इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज का भी वो अच्छा खासा नॉलेज रखते थे। ठीक है, उनको मतलब वो लैंग्वेजेस आती थी और उन्होंने कोशिश की कि मैं जो है लिख के अपनी राइटिंग्स के थ्रू जो विडोज़ के साथ में प्रैक्टिस हो रही है, बर्निंग जलाना जो है उनको, और एंशियंट टेक्स्ट में उनका कोई भी सेक्शन मिलता नहीं है। इनका क्या मोटिव था ना पता है? इन्होंने रिफॉर्म करने की, लोगों के सोच बदलने की कोशिश कैसे की कि ये पहले तो हमारे एंशियंट टेक्स्ट को खोजते, उसमें देखते कि ऐसी कोई सती प्रैक्टिस कोई मेंशन मिलती है कि नहीं हमारे टेक्स्ट पे। फिर वो उन्होंने बताया कि इस सती प्रैक्टिस का तो कोई मेंशन ही नहीं मिलता है एंशियंट टेक्स्ट में। इस तरीके से लोगों की जो सोच को उन्होंने बदलने का काम किया और फिर ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी उनकी इस बात से एग्री करते हैं कि अगर एंशियंट टेक्स्ट में ही इसका कोई सैंक्शन नहीं है तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो भी इन इंडियन ट्रेडिशन को पहले से क्रिटिसाइज़ तो कर ही रहे थे, हमारे कस्टम को, और उन्होंने भी इनकी बात सुनते हुए सती जो प्रैक्टिस थी उसको बैन किया 1829 में। ठीक है, तो ये काम हुआ विडो के लिए। ठीक है, 1829 में सती प्रैक्टिस जो है वो बैन हो गई। अब उन्होंने वो कोशिश करते कि स्ट्रेटजी क्या थी पता है, कि ये ट्राई करते कि हम ऐसे सेंटेंस ढूंढें हमारे एंशियंट टेक्स्ट में से, हमारी जो सेक्रेड बुक्स होती है, ग्रंथ होते हैं, वेद होते हैं, जो भी उपनिषद होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे लाइंस ढूंढें, ऐसे टेक्स्ट ढूंढें जो कि सपोर्ट करे देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और जो सोसाइटी में चल रहा है उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो, ऐसी चीज़ों को ढूंढना और फिर उन्हें लोगों के सामने लेके आना कि देखिए आप जिस धर्म को मानते हैं ना उसमें ही ऐसा लिखा गया है कि ऐसा सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इनकी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, इस तरीके से काम करते थे राजा राम मोहन रॉय। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूँ कि एक और रिफॉर्मर की बात कर लेते हैं, हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इन्होंने भी एक और रिफॉर्म लेके आए, इन्होंने भी कि विडोज़ जो है ना वो रीमैरिज कर सकती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो वुमन पूरी ज़िंदगी जो है उनके दुख में बिता देगी। ठीक है, उसका भी तो लाइफ है। तो इन्होंने ये कोशिश की कि विडो का रीमैरिज किस तरीके से करवाया जाए। एक लॉ पास किया गया फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा 1856 में, जिसमें परमिशन मिली विडोज़ को कि वो रीमैरिज कर सकती है। बट जो भी अगेंस्ट होता था ना इस रीमैरिज के, जो भी लोग उस समय के, वो विद्यासागर को अपोज करते, उन्हें बॉयकॉट भी करते। फिर ये सारी सिचुएशन तो हुई, तो एक क्या रिफॉर्म आ चुका है कि विडोज़, एक तो सती प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, और एक रीमैरिज जो है वो स्टार्ट हो गई है, मतलब अब वो कर सकती है विमेन से। अब सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में जो मूवमेंट है विडोज़ की रीमैरिज में वो फैलता है पूरी कंट्री में, और बहुत अलग अलग जगहों पे ये जो है रीमैरिज का एसोसिएशन बनाई जाती है, लोगों को इसके लिए अवेयर किया जाता है, ये सारी चीज़ें। एक और पर्सन आते हैं यहाँ पे नॉर्थ में, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी आर्य समाज की।
किसकी? आर्य समाज की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जो सपोर्ट करते थे विडो की रीमैरिज को। ठीक है, विडो की रीमैरिज को भी सपोर्ट करते थे और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी, जिसमें आपको ये फ़ोटो देखने को मिलेगा इनका, दयानंद सरस्वती का। और दयानंद सरस्वती जी जो थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, और एक एसोसिएशन जिसने हिंदुइज्म को रिफॉर्म किया। इसमें जो जो प्रैक्टिसेस थे, सती को बैन करना, प्रैक्टिस को बैन करना, बाकी जो विडोज़ की रीमैरिज को वापस लेके आना, तो ये सारी सिचुएशन। चलो, जो लोग इस चीज़ों को नहीं मानते थे या विडोज़ की रीमैरिज को नहीं मानते थे ना, तो जो वुमेन रीमैरिज कर लेती थी उसको, उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, ये सारी चीज़ें तो चलती थी उस समय पे। फिर गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। अब लड़कियों ने स्कूल जाना कब स्टार्ट किया? चलो, ये प्रैक्टिसेस तो इन्होंने ख़त्म कर दी, अब स्कूल में इनको एंट्री दिलवाना है। किस तरीके से? देखो, जो विद्यासागर थे कलकत्ता में उन्होंने बहुत दूसरे रिफॉर्मर्स भी जो थे बॉम्बे में, उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल खोले। ठीक है, गर्ल्स के लिए स्कूल खोले गए, और व्हेन द फर्स्ट स्कूल जो ओपन किया गया था वो मिड 19th सेंचुरी में किया गया था। पहला गर्ल्स स्कूल खोला गया था मिड 19th सेंचुरी में। ठीक है, लोग हैं ना, गर्ल्स को स्कूल भेजना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको डर था। पहली बात तो लोगों के अंदर डर था, फियर था कि अगर गर्ल्स स्कूल गई तो वो घर से दूर हो जाएंगी। ठीक है, और वो घर का काम नहीं करेंगी। ठीक है, अगर वो एजुकेट हो जाएंगी तो वो उनके हस्बैंड की डेथ हो जाएंगी, ऐसी भी बातें चलती थी पहले। गर्ल्स अगर ट्रैवल करेगी पब्लिक प्लेसेस पे कैसे जा सकती है, स्कूल जाने के लिए उन्हें पब्लिक प्लेसेस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, इस वजह से लोग डरे हुए थे, पहली बात तो। बट फिर धीरे धीरे जो है ये सिचुएशन आगे बढ़ी, गर्ल्स भी स्कूल जाने लगी, ये सारी सिचुएशन तो हुई सही। अब एक इम्पॉर्टेंट वुमेन के बारे में यहाँ डिस्कशन हुआ है, रास सुंदरी देवी। ठीक है, रास सुंदरी देवी जो कि एक पढ़ी लिखी वुमेन है, और इन्होंने बहुत ही मुश्किल में पढ़ाई की थी उस समय पे, बहुत ही सीक्रेटली छिपा के लोगों से इन्होंने पढ़ाई की, खुद से ही इन्होंने जो है वो पढ़ाई की, लिखा पढ़ा, जो भी इनको समझ में आया इस तरीके से बताया जा रहा है इनके बारे में। अब दूसरे पार्ट जो थे कंट्री में, वहाँ पे भी गर्ल्स के स्कूल खोले गए। जैसे आर्य समाज ने स्कूल खोला गया पंजाब में। ठीक है, आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। पंजाब में इन्होंने खोला स्कूल गर्ल्स के लिए, और ज्योतिराव फुले ने वहाँ उन्होंने भी खोला गर्ल्स के लिए स्कूल महाराष्ट्र में। ये बात बताई जा रही है, याद रखना किसने। और ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स जो है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, दयानंद सरस्वती है। ठीक है, याद रखना इनके बारे में। देखो, कुछ वुमेंस भी थी जो इनको सपोर्ट करती थी कि हमें वुमेंस की हेल्प करनी चाहिए या इनको आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे मुमताज़ अली हैं, ये भी एक रिफॉर्मर ही थी। ठीक है, और इन्होंने भी कोशिश की कि हम किस तरीके से वुमेन की एजुकेशन के लिए जो है लोगों से लड़ें, लोगों की सोच को बदलें, ये सारी चीज़ें। अब दो इम्पॉर्टेंट मुस्लिम वुमेन है 20th सेंचुरी की, जिन्होंने वुमेंस को आगे बढ़ाया। ठीक है, वुमेन राइट अबाउट वुमेन, वुमेन ही वुमेन के बारे में लिखती है। जैसे कि बेगम, जो भोपाल की बेगम थी, उन्होंने प्रमोट किया गर्ल्स वुमेंस की एजुकेशन। जो फिर रुकैया बेगम जो थी, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन जो थे, उन्होंने भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए और स्कूल खुलवाए पटना और कलकत्ता में, यहाँ पे बताया जा रहा है। 1880 में बहुत सारे विमेन जो हैं वो यूनिवर्सिटी में एंट्री करने लग गई थी। उनको ट्रेन किया जा रहा था डॉक्टर की तरह, टीचर बनाया जा रहा था। ठीक है, ताराबाई शिंदे हैं जो कि एक वुमन एजुकेटेड, घर पे ही पढ़ी हैं ये पूना में, और इन्होंने एक पब्लिश किए बुक स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें इन्होंने कंपेयर किया है वुमेन और मैन के बीच में डिफरेंस, कि सोसाइटी जो है वो किस तरीके से इन लोगों के बीच में क्या करती है, डिफरेंस करती है विमेन और मैन के बीच में। जैसे हमारा नेचर जो है ना, हमारे गॉड हैं, उन्होंने तो हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं किया, सबको एक जैसा बनाया, लेकिन सोसाइटी जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती, तो इन्होंने इसके बारे में लिखा है। फिर पंडित रमाबाई जो है वो भी एक रिफॉर्मर थी, ये अच्छी संस्कृत स्कॉलर रही हैं। ठीक है, और ये भी लिखती हैं इनकी बुक में कि मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमन, अपर कास्ट हिंदू वुमन की मिजरेबल लाइफ के बारे में लिखती है पंडित रमाबाई, रास सुंदरी देवी और ताराबाई शिंदे। याद रखना इनके कौन कौन है, ये अर्लीस्ट टाइम की वुमेन रिफॉर्मर्स हैं कह सकते हैं।
फिर एज यू सी कि ये जो आपकी एंड होते होते 19th सेंचुरी की एंड होते होते वुमेन खुद जो है वो रिफॉर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग गई, वर्क करने लग गई एज रिफॉर्मर की तरह, बुक लिखने लग गई, मैगज़ीन एडिट करना, स्कूल बनाना, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर खोलना, वुमेन की एसोसिएशन बनाना, ये सारे काम इन्होंने शुरू कर दिए थे 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते, ठीक है। और इन्होंने डिमांड भी की, राइट टू वोट की भी डिमांड की, अच्छी हेल्थ केयर की डिमांड की, एजुकेशन की डिमांड की, अलग अलग, ये सारी सिचुएशन उस समय पे चल रही थी। देखो रिफॉर्म आता कैसे है, कोई मेरे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं एक ही ग्रुप के, और वो मतलब जिनकी एक जैसी सोच होती है वो मिलते हैं, एक मैगज़ीन में वो छपवाते हैं चीज़ें सारी, फिर वो जाता है आम लोगों के पास में, वो इसे पढ़ते हैं। कोई अगर सोसाइटी में कोई एक पर्सन भी उसके ख़िलाफ़ जो है वो आगे बढ़ता है ना, मतलब कि सती प्रथा के अगेंस्ट में खड़ा होता है, तो दूसरे जिनकी हिम्मत नहीं होती थी वो भी उसको देख के आगे बढ़ने लगते हैं, वो भी इस प्रैक्टिस को बैन करना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से रिफॉर्म आता है सोसाइटी में। ऐसे नहीं कि एक झटके में ही पूरा सब कुछ बदल गया, सब स्कूल जाने लग गए और सब कुछ ख़त्म हो गया, जो पुरानी प्रैक्टिस चलती थी, ऐसा नहीं था। धीरे धीरे किसी एक ने पहले आगे बढ़ाया होगा कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से सोसाइटी में रिफॉर्म आते हैं। अलग अलग रिफॉर्मर्स अलग अलग टाइम पे आगे बढ़े, इन्होंने काम किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। और 20th सेंचुरी के जो लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने भी डिमांड की कि इक्वलिटी होनी चाहिए और वुमेन्स को फ्रीडम मिलनी चाहिए। जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने भी इन बातों को आगे रखा कि विमेन और मेन जो है वो इक्वल हैं, और आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में भी इनको इक्वलिटी दी जाएंगी, सारे राइट्स मिलेंगे जो एक मैन को मिलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि कास्ट और सोशल रिफॉर्म। ये तो विमेन के लिए हमने देखा कि क्या क्या सिचुएशन हुई, स्कूल खुलवाने लग गए हैं, यूनिवर्सिटी में एंट्री हो गई है, और ये टीचर्स हैं, डॉक्टर्स बनने लग गई हैं, अपने रिफॉर्मर्स ग्रुप बना रही हैं, एसोसिएशन बना रही है। लेकिन कास्ट का क्या, अभी तक ये सब चीज़ें तो हुई विमेन के बारे में, ठीक है, ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है विमेन का। अब जाते हैं कास्ट और सोशल रिफॉर्म पे। तो कास्ट और सोशल रिफॉर्म का देखो कि प्रार्थना समाज जो है वो adhered to the tradition of भक्ति that believed in spiritual equality of सारी कास्ट। स्पिरिचुअल इक्वलिटी समझ में आता है कि टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जा रही थी ना एक पर्टिकुलर कास्ट को, तो उसके खिलाफ कि अगर हम स्पिरिचुअल इक्वलिटी चाहते हैं सारी कास्ट में, तो ये पुराने जो हमारे बिलीफ हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो प्रार्थना समाज इसी के बारे में बात करता है। फिर परमहंस मंडली जो है वो फाउंड हुई थी 1840 में, जो यही कास्ट को अबोलिशन की बात करती, काम करता है वही, उसके बारे में। हमारी सोसाइटी में जो प्रिजुडाइज बने हुए हैं, जो घिसी पिटी सोच है कि ये कास्ट के लोग अच्छे नहीं होते हैं, पोल्यूटिंग होते हैं, अनटचेबल होते हैं, सारी चीज़ें हमें ख़त्म करनी चाहिए, बस यही बात है और कुछ भी नहीं है खास। देखो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी के समय पे भी क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो है वो अपने स्कूल खोलने लग गए ट्राइबल ग्रुप्स में और लोअर कास्ट के चिल्ड्रन के लिए। किसने खोले स्कूल्स? क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने। और वहाँ पे चिल्ड्रंस जो थे वर द इक्विप्ड विद सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वे इन टू चेंजिंग वर्ल्ड। वही सारी स्कूल में एंट्री करने, ठीक है, ये तो चलो समझ में आता है। क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने स्कूल खोलने लग गए ट्राइबल्स लोगों के लिए और लोअर कास्ट के लोगों के लिए। अब एट द सेम टाइम जो पुअर जो थे उन्होंने भी अच्छी विलेज में अच्छे से रहना शुरू किया। फिर वो भी जॉब के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढने लग गए, फैक्ट्रीज़ में काम करना, घर पे आना, फिर जॉब करना म्यूनसिपाल्टीज़ में, ये सारे नए लेबर वर्क की डिमांड करना, वो सब भी सिचुएशन शुरू हुई। अब ये सारी चीज़ें चलती थी ना कि देखो एक सोसाइटी में काम करने वाला सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा सोसाइटी में कौन काम करता है? पुअर लोग, गरीब लोग जो होते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं सोसाइटी में। वो हर चीज़ जो आ रही है ना तुम्हारे पास में, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, भले ही रोड खुद रहे, रोड बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, हर चीज़, सिटी को क्लीन किया जा रहा है, वो खाना भी पका रहा है या वो साफ़ सफाई कर रहा है, वो स्वीपर है, वो रिक्शा चला रहा है, पुलर है, कोई भी हो, इन पुअर लोगों के बिना सोसाइटी नहीं चल सकती है। लेकिन हम इन लोगों के साथ में क्या करते हैं? इनको अनटचेबल ट्रीट करते हैं। अरे यार ये लोग एक दिन भी काम नहीं करेगा ना, तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा ठीक है, क्योंकि वही तुम्हारा आधा से ज़्यादा काम तो वही कर रहे हैं जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, लो कास्ट के लोग हैं। तो ये चीज़ समझाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उसी समय पे ये सारे काम भी कौन कर रहा था? पुअर लोग, जो छोटे टाउन्स में, विलेजेस से बिलोंग करते थे वो लोग।
और उनमें से बहुत सारे लोग लो कास्ट के हुआ करते थे, उन्हें सही से उनका वेज भी नहीं दिया जाता था, ऐसी सिचुएशन भी थी, ठीक है। और काम करने के लिए जाते, फिर उनमें से ही कुछ लोगों ने दूसरे काम भी ढूंढे, जैसे प्लांटेशन करना असम में, मॉरिशस, ट्रिनिदाद और इंडोनेशिया। अभी अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे अपनी मॉडर्न की, तो उसमें पता चलेगा कि इंडिया से बहुत सारे जो वर्कर्स थे उनको ले जाया जाता, कहीं अफ्रीका में, कहीं अमेरिका में, फिर कहीं अलग अलग जगह पे, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स ले जाया करते जहाँ पे भी ज़रूरत होती। श्रीलंका पे भी इवन गए थे हमारे तमिल्स जो थे, वो काम करने के लिए ऐसे प्लांटेशन वर्कर की तरह ही गए थे और फिर बाद में वहीं सेटल हो गए। तो ये सारी सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ महर कास्ट के लोग भी जो थे, महर मतलब कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है ना, वो भी इसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये भी, इसी को भी अनटचेबल्स कंसिडर किया जाता था और इनको भी अनटचेबल्स माना जाता था, लोअर कास्ट के लोग हैं। तो जो फादर ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनके साथ में भी जो ऐसे सिचुएशन हुआ करती थी। एंड जो लीडर थे दलित मूवमेंट के, कौन? बी.आर. अम्बेडकर, सॉरी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के फादर जो थे वो लीडर थे दलित मूवमेंट के, और उन्होंने पढ़ाया भी सही आर्मी स्कूल्स में। बाकी तो अम्बेडकर जी ने भी बहुत काम किया है लोअर कास्ट के लिए। डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, इक्वलिटी और जस्टिस के लिए डिमांड की बात करते हैं। ग्रेजुअली स्कूल जो थे ना, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में लोग जो थे नॉन ब्राह्मण कास्ट से, उन्होंने मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करने लग गए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। जो ब्राह्मण नहीं है, ठीक है, जो नॉन ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते, वो सारे लोग जो हैं 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करने लग गए हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़। उनको जस्टिस चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। जैसे इसी तरीके से सनातनी मूवमेंट चला, सतनामी मूवमेंट सेंट्रल इंडिया में, जिसको शुरू किया घासीदास ने। फिर हरिदास ठाकुर मटुआ जो थे सेक्ट के, वो उन्होंने भी वर्क किया चंदेला कल्टीवेटर्स में। और हरिदास ने क्वेश्चन किया कि जब ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम, उन्होंने क्या क्वेश्चन किया कि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है ना, वो सिर्फ कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और हम उस कास्ट सिस्टम को नहीं मानते। श्री नारायण गुरु भी कहते हैं कि सारे ह्यूमंस तो एक ही सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये कास्ट का डिफरेंस तो हमने लिखा है। एक इम्पॉर्टेंट कोट है इनका, श्री नारायण गुरु का, कि ओरो जाति ओरो मातम उरो देवम मनुष्याणु, मतलब एक कास्ट है, एक रिलीजन है, एक गॉड है, सारे लोगों के एक ही भगवान है, सब कास्ट एक ही है, सब रिलीजन एक ही है, फिर हम क्यों डिफरेंस क्रिएट करें। ये सारी सिचुएशन, बहुत सारे लोग आए हैं यार पुराने हमारे जो है ना, तभी तो ये आज हम इतने फ्रीली हैं, आज हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी एस्टेब्लिश हो रही है। ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि हो चुकी है, आज भी बहुत सारे विलेजेस जो हैं वहाँ पर ऐसा होता है डिस्क्रिमिनेशन, बट वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, ठीक है, ऐसा। और इन लोगों की वजह से ये इस बुक में जो नाम्स मेंशन किए गए ना, एक बार उनको देखना कि ये सारे रिफॉर्मर्स ही, इन सब ने कुछ ना कुछ कोशिश की है। आज जो बदलाव हम देख रहे हैं सोसाइटी में, वो इस बदलाव का कारण जो है कहीं ना कहीं ये लोग रहे हैं। तो यही बात है। गुलामगिरी, अब वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग द लोअर कास्ट लीडर जो थे वो ज्योतिराव फुले थे। ज्योतिराव फुले भी एक लोअर कास्ट लीडर है, जिनका जन्म होता है 1827 में। इन्होंने स्कूल में पढ़ाई की है जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने बनाया था, और फिर अपना खुद के आइडियाज़ इन्होंने डेवलप किए इनजस्टिस के ख़िलाफ़ सोसाइटी में जो हो रहा था। फूले जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि आर्यन जो है आर्यन फॉरेनर्स थे जो बाहर से आए थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, ये, और जहाँ यहाँ पे जितने लोग रहते थे उनको मार दिया था, हमारी कंट्री को सब्जुगेट कर दिया था, मतलब कंट्रोल कर लिया था, ये सारी चीज़ें। और दोज हु हैड लिव्ड हियर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ आर्यंस, जो कंट्री में पहले रह रहे थे ना आर्यंस के आने से पहले, वो उनको मार दिया गया आर्यंस के द्वारा, और उन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। ये सारी सिचुएशन फुलेट बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और एज अ आर्यन एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस, और उन्होंने पॉपुलेशन को हराना, लो और उनको इन्फीरियर बताना, लो कास्ट का बताना शुरू कर दिया।
फुले के अकॉर्डिंग जो अपर कास्ट था उसके पास में कोई राइट नहीं था लैंड के लिए, बट जो पावर इन रियलिटी लैंड जो है वो इंडिजिनियस लोगों की थी। इंडिजिनियस लोग कौन? इंडिया के लोग। इनका ज़मीन था, आर्यंस आए, इन्होंने कब्ज़ा किया इंडिया के ऊपर और फिर इन्होंने अपना राज यहाँ पे बना लिया, कंट्रोल कर लिया पॉपुलेशन को और यहाँ के लोगों को लोअर कास्ट का डिक्लेयर कर दिया। ये सारी सिचुएशन बताते हैं फुले। फुले क्लेम करते हैं कि आर्यन रूल के पहले जो है हमारा गोल्डन एज चल रहा था, जब वॉरियर पीजेंट जो है वो लैंड को टिल करते थे और शूद्रास और जो अति शूद्रास अनटचेबल्स थे वो एक साथ रहते थे, ठीक है। और सत्य शोधक समाज एक एसोसिएशन है जो फुले ने बनाई है। देखो फालतू डिस्कशन में मत जाओ कि किसकी क्या सोच है, बस इतनी याद रखना कि कौन सा रिफॉर्मर कौन सा मूवमेंट लेके आया, क्या उसने खोजा, फाउंड किया। जैसे कि इन्होंने सत्य शोधक समाज जो है फुले ने खोजा है। थोड़ी सी आइडियोलॉजी कि ये किसके खिलाफ है, कास्ट सिस्टम के खिलाफ है, बस इतना, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब 1873 में गुलामगिरी एक बुक लिखते हैं, कौन? फुले, ठीक है। इन्होंने इसमें लिखी है अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में जो स्लेवरी के ख़िलाफ़ थी। अब यार सिविल वॉर मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, 7th क्लास की पॉलिटी में देखना उसको, अमेरिकन सिविल वॉर क्या है। चलो बता देती हूँ। अमेरिकन सिविल वॉर में क्या होता है कि डिमांड उठती है, जो बेचारे जिनके साथ में ट्रीटमेंट होता ना, अनटचेबिलिटी का, अनइक्वलिटी का साथ में ट्रीटमेंट होता था, उन्होंने इस अमेरिकन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी, शुरू की थी, तो उसे सिविल वॉर कहा गया है। बस जो ये सारी बताया जा रहा है यहीं पर डिस्क्राइब है। हु कुड एंटर टेम्पल, टेम्पल में कौन एंटर कर सकता है? अंबेडकर तो पता है कि महर फैमिली में उनका जन्म हुआ। एज अ चाइल्ड उन्होंने बहुत सारे उनके साथ में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया अपनी लाइफ में, और उन्हें ड्रिंक नहीं किया उन्हें मना कर दिया जाता कि जो अपने वेल्स होते हैं, कुएँ होते हैं, वहाँ से पानी नहीं लेने देना अपर कास्ट के लोगों के द्वारा, हर बात पे उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाना, ये सारी चीज़ों को देखते देखते ही बड़े हुए थे वो। और 1927 में अंबेडकर एक टेम्पल में एंट्री दिलवाते हैं, लोअर कास्ट के लोगों को टेम्पल में एंट्री दिलवाते हैं अंबेडकर 1927 में। और फिर अलग अलग मूवमेंट भी लेके आई है, जैसे 1927 में, फिर 1935 में। इनका एम था कि ये कास्ट प्रिजुडाइज है सोसाइटी में, उसको ख़त्म करना, ठीक है, टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रिजुडाइज विद इन द सोसाइटी। यही सारी चीज़ें बहुत काम किया इन्होंने, ये बताया जा रहा है। अब नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट शुरू होता है। उसमें आर्ग्यू किया जाता है कि ब्राह्मण्स जो थे ना वो आर्यंस इन्वेडर के हायर हुआ करते थे फ्रॉम नॉर्थ, और इन्होंने साउदर्न लैंड को कैप्चर कर लिया। ओरिजिनल जो हमारे इंडिजीनियस द्रविडियन रेसेस यहाँ पे रहती थी ना, उनके ऊपर सब्जुकेशन कर लिया, कंट्रोल कर लिया। किसने? आर्यंस ने। और आर्यन को किससे कंपेयर किया? ब्राह्मण से, कि ये ब्राह्मण से आर्यन के हायर है, ठीक है, ब्राह्मण ही आर्यन के हायर है। इन्होंने ही हमारे साउदर्न पार्ट को, मतलब इंडिजीनियस द्रविडियन रेसेस को क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया, और फिर ये कास्ट सिस्टम हमारे ऊपर थोप दिया। इसी तरीके से एवी रामास्वामी नायकर जो और परियार जो थे वो भी कहते थे कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ये भी इंटरेस्टिंगली एसेटिक थे इन हिज अर्ली लाइफ, और इन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर्स पढ़े केयरफुली और बाद में कांग्रेस पार्टी के मेंबर बने। इतनी कोई ख़ास बात दी नहीं गई है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये मूवमेंट भी चलाया जाता है किसके द्वारा? परियर। अभी जिनके बारे में बात की ना हमने, ईवी रामास्वामी नायकर, इन्हीं को परियर भी कहा गया है। तो परियर जो इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट खोजा, जिसमें आर्ग्यू करते हैं कि अनटचेबल्स जो हैं वर ट्रू अपहोल्डर है इस ओरिजिनल तमिल का द्रविडियन कल्चर जो है, और जो ब्राह्मण ने ऑक्यूपाई कर लिया है, ब्राह्मण ने पूरा हमारा कल्चर को ऑक्यूपाई कर लिया है, पूरा कंट्रोल कर लिया है, उसके ऊपर अपना हक जमा लिया है, तो वो एक्चुअल में है किसका? द्रविडियन लोगों का है। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। द्रविडियन मतलब कि ये अनटचेबल समझ लो।
फिर परिहार जो थे वो आउटस्पोकन क्रिटिक हिंदू स्क्रिप्चर बताते हैं, वो स्पेशली कोड ऑफ मनु को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जो मनु के बारे में आपने सुना होगा, मनु भगवान के बारे में, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, हम ग्रंथ के द्वारा पता चलता है। तो मनु के उन चीज़ों को भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। एंशियंट लॉ गिवर जो थे मनु, ठीक है, और भगवत गीता, रामायण, इन सब को इन्होंने स्पेशली जो है वो बताया है, ठीक है। फिर आता है आपका सनातन धर्म सभा। हिंदू ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी जो है ऑल्सो रिएक्ट बाय फाउंडिंग सनातन धर्म सभा और भारत धर्म महामंडल इन द नॉर्थ की रिएक्ट करती है। हिंदू ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी जो थी वो इनके खिलाफ़ की सनातन धर्म सभा बनाई जा रही है। भारत धर्म महामंडल जो है वो बनाया जा रहा है नॉर्थ में, इनके खिलाफ एसोसिएशन जैसे ब्राह्मण समाज है बंगाल में। और ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एसोसिएशन का वो क्या था पता है, कि कास्ट डिस्टिंक्शन को अपहोल्ड करना एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ हिंदुइज्म। कास्ट सिस्टम मतलब हिंदुइज्म में क्या है कि कास्ट सिस्टम क्या है, कॉर्नर स्टोन है, या कास्ट सिस्टम के बिना हिंदुइज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। ये चीज़ समझ लो, इतनी यहाँ पे बताई जा रही है। अब कुछ रिफॉर्म्स हैं, जैसे ब्रह्म समाज है, ये डेरोजियो और यंग बेंगोल है। रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद का बताया जा रहा है। रामकृष्ण मिशन क्या है, पढ़ लेना। और प्रार्थना समाज है, किसने डेवलप किया, वेद समाज है। और ख़त्म हो जाता है। बट इनके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रह्म समाज कब फॉर्म हुआ, 1830 में, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है, किसके खिलाफ बात करता है ये, और किसने इसकी शुरुआत की है, इस्टेब्लिश किया है इसे, ठीक है। फिर इसी तरीके से यंग बेंगोल या डेरोजियो, हेनरी लुइस विविगन डेरोजियो एक टीचर थे हिंदू कॉलेज के कलकत्ता में 1920 में। इन्होंने भी ये सारे इनकी स्थापना की है। रामकृष्ण मिशन जो है, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद गुरु जो थे वो यहाँ स्वामी विवेकानंद का पूरा दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक ये रहे, इन्होंने इसकी स्थापना की, किस तरीके से की, पूरी चीज़ एक्सप्लेन है। प्रार्थना समाज का शुरुआत होता है 1867 में बॉम्बे में, और उनकी क्या आइडियोलॉजी है वो भी। वेद समाज जो है वो इस्टेब्लिश होता है मद्रास चेन्नई में 1864 में, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, यही सारी चीज़ें। फिर अलीगढ़ मूवमेंट है, उसको किसने इस्टेब्लिश किया है, सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में। क्या आइडियोलॉजी है वो। सिंह सभा मूवमेंट क्या है, ठीक है, किसने इस्टेब्लिश किया है, कहाँ किया है, लाहौर में किया है, अमृतसर में किया है, तो याद रखना। और क्या इसका मोटिव है। चलो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेन तुम बहुत कंफ्यूज हो चुके हो मुझे पता है, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, रिफॉर्मर्स, अलग अलग रिफॉर्मर्स के बारे में याद रखना, उनके मूवमेंट्स के बारे में, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, किस बात के ख़िलाफ़ है वो, ये, और थोड़ी बहुत उनके जीवन के बारे में, बस, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। वुमेंस की बात की पहले हमने, इनके रिफॉर्मर कौन थे, फिर हमने कास्ट की बात की, इनके रिफॉर्मर कौन थे, ठीक है। चलो ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो।